हेलो एवरीवन, अपनी क्लासेस फॉर फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियोस में सरल रेखा में गति चैप्टर में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की गतियों का अध्ययन किया था। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, और हमने बताया था एक विमीय गति को ही ऋजुरेखीय गति कहते हैं। जब किसी वस्तु की गति को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक तीनों निर्देशांकों में से किसी एक में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है, जिसका एक उदाहरण सरल रेखीय गति है। आज हम लोग उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है दूरी, डिस्टेंस क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। यानी कोई वस्तु कितने रास्ते को तय करती है वो उसकी लंबाई कहलाती है। लंबाई एक अदिश राशि है और लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, यानी लंबाई को व्यक्त करने में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यानी किसी वस्तु की शुरू की स्थिति और बाद की स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का SI मात्रक भी मीटर होता है। विस्थापन सदिश राशि कैसे है? मान लीजिए हम आपसे ये कह देते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, हमने उसको 5 मीटर विस्थापित कर दिया, तो क्या आप बता सकते हैं उस वस्तु की नई स्थिति क्या होगी? नहीं बता सकते, क्योंकि हम 5 मीटर उसको बाईं ओर भी विस्थापित कर सकते हैं, दाईं ओर भी विस्थापित भी कर सकते हैं, या यानी दूसरे शब्दों में हम कहें पूर्व दिशा में भी कर सकते हैं, पश्चिम दिशा में भी, उत्तर या दक्षिण दिशा में भी। तो हम वस्तु की सही स्थिति नहीं बता सकते हैं। अगर हमें वस्तु की सही स्थिति बतानी है तो हमें दिशा भी बतानी होगी। इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि होती है, यानी किसी वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बतानी पड़ती है। उसके साथ साथ विस्थापन की एक परिभाषा और होती है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाते हैं। यानी देखिए, निश्चित दिशा हमने शब्द यूज कर लिया, निश्चित दिशा यूज किया, तो उस स्थिति में क्या होगा? परिमाण के साथ साथ दिशा भी आ जाएगी। तो विस्थापन की दूसरी परिभाषा हो जाएगी, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर की। दूरी और विस्थापन में अंतर की बात करें, पहला अंतर तो ये हो जाएगा, दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई होती है। विस्थापन किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। दूसरा, दूरी अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होते हैं। तीसरा, आप कह सकते हैं दूरी पथ की प्रकृति पर निर्भर करती है, विस्थापन पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कैसे इस चीज को समझ सकते हैं? मान लीजिए हम ये कहें कि हमारे पास हमें A बिंदु से B बिंदु पे जाना है, तो हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। हमने ऐसे किया, हम ऐसे चले गए, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, या इस वाले रास्ते से चले जाए, किसी भी रास्ते से चले जाए। जब हम दूरी की बात करेंगे तो दूरी क्या होगा? पथ की लंबाई होगी। यानी दूरी किस पर निर्भर कर रही है? पथ की प्रकृति पर निर्भर कर रही है कि हम किस प्रकार के रास्ते से जा रहे हैं। पर जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? विस्थापन बन जाएगा। दूरी और विस्थापन को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है और वो 2 मीटर व्यास के अर्धवृत्ताकार पर गति कर रही है। वस्तु द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने कहा जो हमारे पास वस्तु है वो 2 मीटर व्यास के अर्धवृत्ताकार पथ पर चल रही है। तो मान लीजिए हमने कहा A से उससे चलना शुरू किया और वो B पर पहुंची। तो किस तरह का रास्ता है ये? अर्धवृत्ताकार पथ है हमारा। हमें क्या ज्ञात करना है? तय की दूरी ज्ञात करनी है और विस्थापन ज्ञात करना है। अगर हम कह रहे 2 मीटर हमारा व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। तो R हमारा कितना हो गया? 1 मीटर। आप जानते हैं
अगर हम वृत्तीय पथ की बात करें तो उसकी परिधि 2 पाई r होती है। तो जब हम अर्धवृत्ताकार की बात कर रहे हैं तो परिधि हमारी कितनी हो जाएगी, पाई r हो जाएगी। तो दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, परिधि के आधे के बराबर, यानी तय किए गए पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई r। पाई का मान 3.14 होता है, r से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, यानी कितनी दूरी हो गई, 3.14 मीटर तय की गई दूरी हो गई। अब विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। ए पे है, ए से चली थी बी पे पहुंची, तो ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होगी, वृत्त के व्यास के बराबर होगी, और वृत्त का व्यास कितना है, 2 मीटर है। तो इस तरीके से हम दूरी और विस्थापन के क्वेश्चंस करते हैं। दूरी और विस्थापन में एक अंतर और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, दूरी देखिए, दूरी क्या होती है, तय किए गए पथ की लंबाई होती है। तो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो रास्ता तो आप कवर करेंगे ही करेंगे, तो दूरी तो धनात्मक रहेगी। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दोनों को एक एग्जांपल समझने की बात करें, मान लीजिए हमारे पास बॉल है, हमने बॉल को ऊपर की ओर उछाल दिया, तो बॉल ऊपर की ओर गई तो रास्ते की लंबाई हुई, वापस नीचे आ गई रास्ते की लंबाई, तो दूरी इसके अंदर आ गई। पर बॉल की अगर हम प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बात करें, शुरू में भी बॉल हमारे हाथ में थी, बाद में भी बॉल हमारे हाथ में गई, तो विस्थापन कितना हो गया, शून्य हो गया। तो ध्यान रखेंगे, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। इसको अगर मान लीजिए हम धनात्मक और ऋणात्मक की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे है कोई वस्तु, देखिए इधर की ओर चल रही है तो उसको प्लस साइन के साथ लेंगे, इधर की ओर चल रही है तो माइनस साइन के साथ लेंगे, क्योंकि विस्थापन तो सदिश राशि होती है, दिशा बतानी पड़ती है। तो जब हम इधर की ओर ले रहे हैं तो वो धनात्मक हो गया, इधर की ओर ले रहे हैं तो वो ऋणात्मक हो गया। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो विस्थापन कितना हो गया, शून्य हो गया। तो याद रखेंगे, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। अब लोग हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड यानी चाल। चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। कोई भी वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है, उसी के संबंध को चाल दर्शाता है। तो एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो चाल किसके बराबर हो गया, दूरी बटे समय। चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, v का मान किसके बराबर हो गया, s बटा t। s दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, t समय, समय का मात्रक सेकंड। तो हम कह सकते जो चाल है उसका मात्रक मीटर बटे सेकंड होता है। और चाल एक अदिश राशि है, यानी चाल को व्यक्त करने में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चाल के प्रकार की बात कर लेते हैं। चाल के प्रकार, 4 प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। एक समान चाल, जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल समझने की बात करें, मान लीजिए हम यहाँ कह रहे हैं हम ए पे थे, हमने ए से बी में तक पहुंचने में 10 सेकंड का समय लगा, 10 मीटर की दूरी चले। फिर आगे 10 सेकंड में ही हम 10 मीटर चल रहे हैं, फिर सी पे पहुंच गए, फिर सी से डी पे पहुंच गए, 10 सेकंड में ही 10 मीटर। तो आप क्या देख रहे हैं, हर बार समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो वस्तु की चाल कैसी होगी, एक समान चाल। असमान चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करती है तब उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा चली कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक समान गति, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और एक असमान गति, जिसको हम लोग नॉन
यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? एक समान गति और असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी चलती है, यानी हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। तो एक समान गति क्या होती है? जिसमें वस्तु एक समान चाल से चलती है। असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समांतरालों में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। या आप कह सकते हैं असमान चाल से गतिमान वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। इस असमान गति को हम लोग परिवर्ती गति भी बोलते हैं। तो तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल क्या होती है? परिवर्ती गति से गतिमान किसी वस्तु की क्षण विशेष पर चाल तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। यानी जब कोई वस्तु गति कर रही है किसी क्षण विशेष पर, किसी टाइम इंस्टेंट पर उसकी अगर हम चाल देखें तो वही क्या होगी? तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं जो तात्कालिक चाल होती है, तात्क्षणिक चाल होती है, उसमें समय बहुत कम लिया जाता है। उदाहरण से पहले समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में, स्कूटर, मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर लगा रहता है। स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है, तो उसमें आप क्या करें? मान लीजिए आपने स्पीड देखी तो तुरंत आपको पता लगा कि गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है। फिर आपने सीधे सामने देखा, थोड़ी देर के बाद फिर क्षण भर के लिए नीचे देखा, पता लगा 70 की स्पीड से। तो जो 60 और 70 की स्पीड बता रही है गाड़ी की, वो कब बता रही है? उस क्षण बता रही है जिस क्षण हमने उस मीटर को देखा था। यानी टाइम कितना था? बहुत कम समय था। तो ध्यान रखेंगे, जब समय बहुत कम होता है उस क्षण, उस विशेष क्षण जो चाल होती है उसे ही हम तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। इसमें समय बहुत ही कम लिया जाता है। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब है कि समय 0 की ओर को जा रहा है। डेल्टा s बाई टी दूरी में परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन। इसको गणित के रूप में, अवकलन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं v बराबर डी एस बाई डी टी। डी बाई डी टी का मतलब है समय के साथ परिवर्तन, s किसमें? दूरी में समय के साथ परिवर्तन। यानी ये था हमारा तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। अब हम लोग बात करते हैं वेग की। वेग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली दूरी। और आपको बताया था निश्चित दिशा में चली दूरी क्या होती है? विस्थापन, वेग कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली दूरी यानी विस्थापन, वेग कहलाती है। वेग किसके बराबर हो गया? विस्थापन बटे समय, यानी v बराबर s अपॉन टी। और यहाँ पे दोनों पे हम क्या लगा देते हैं? एक तीर का निशान लगा देते हैं जो किसको निरूपित करता है कि ये सदिश राशि है। और फिर से अगर हम इसके मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, तो यूनिट फिर से मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और वेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। दूसरे तरीके से भी आपने पढ़ा था वेग विस्थापन बटे समय। यहां से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु के विस्थापन में एकांक समय में होने वाला परिवर्तन वेग कहलाता है। ये परिभाषा भी चल जाएगी और वो परिभाषा भी आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं कि किसी वस्तु के विस्थापन में एकांक समय में होने वाला परिवर्तन वेग कहलाता है। अब वेग के प्रकार की बात करें। वेग के प्रकार, पहला एक समान वेग, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं।
इसकी परिभाषा की बात करें, देखिए नाम से पता लग रहा है, एक समान वेग। जब कोई वस्तु समान समांतरालों में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। दूसरा, असमान वेग, जिसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, इसको कैसे कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समांतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग असमान वेग या कहलाता है, या आप कह सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड, हम कह सकते हैं औसत वेग। औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा कुल विस्थापन और उस विस्थापन को तय करने में लगा समय का औसत क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। तो औसत वेग किसके बराबर हो जाएगा? कुल विस्थापन और बटे